आप इससे चिंतित क्यों होते हैं फ्रैंक? फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब दे भी नहीं सकता था क्योंकि वह काफ़ी चिंतित था। वह बस चुपचाप वहाँ बैठा रहा। मैंने ज़्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाव नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह इसे झेल पाएगा। इसके अलावा मुझे कॉर्नफ्लेक्स खरीदने चाहिए थे, न कि फ्रैंक की ज़िंदगी को बदलना चाहिए था। 3 महीने बाद मैं फ्रैंक से उसकी सर्जरी में मिलने गया। उसके रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि वे बाहर गए हुए थे। वे एक सोमवार को लौटकर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उनका एक दोस्त उनकी जगह चिकित्सा करेगा। वे कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। किसी ने भी उन्हें 3 महीने से नहीं देखा था। 1 साल बाद मैंने सुना कि फ्रैंक अमेरिका में कमीशन पर मोटल बेच रहा है और वह काफ़ी खुश है। मैं आज भी नहीं जानता कि फ्रैंक कहाँ है या वह क्या कर रहा है, पर यहाँ जो कुछ हुआ वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि यह तकनीक कितनी शक्तिशाली हो सकती है और किस तरह आप उन लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं जिनकी आपको कतई उम्मीद नहीं होगी। हो सकता है कि कहीं पर फ्रैंक का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो। ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ही न हो। कभी कभार आपका किसी ऐसे संभावित ग्राहक से पाला पड़ता है जिसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं होती। कई लोगों के पास प्राथमिकता 2 कारणों से नहीं होती। पहला कारण तो यह है कि उनकी सचमुच कोई प्राथमिकता होती ही नहीं है, और नंबर 2 या नंबर 3 प्राथमिकताएं भी नहीं होती। इस तरह के मामलों में उन्हें धन्यवाद दें और अगले संभावित ग्राहक की खोज में चल दें। अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद न करें जिनके पास कोई आशा, सपना या प्राथमिकता न हो। दूसरा कारण यह होता है कि वे प्राथमिकता चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि उन्हें उसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह के संभावित ग्राहकों से कैसे निपटा जाए? आपके और संभावित ग्राहक के बातचीत के कुछ अंश उदाहरण। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? संभावित ग्राहक: सच कहूं तो इनमें से कोई भी नहीं। आप: कोई भी नहीं? संभावित ग्राहक: नहीं, इनमें से कोई भी अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप: सामान्य रूप से। अच्छा, अगर इनमें से कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो कौन सी होती? संभावित ग्राहक: अगर कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो शायद आर्थिक स्वतंत्रता ही होती। आप: आर्थिक स्वतंत्रता ही क्यों? संभावित ग्राहक: क्योंकि पैसे का होना काफ़ी महत्व रखता है। और अब आप 5 ठोस सोने के सवाल को पूछना जारी रख सकते हैं। मौन की शक्ति। सवाल पूछने के बाद जब तक आपका संभावित ग्राहक अपना जवाब पूरा न दे दे, आप एकदम चुप रहें। प्राथमिकता चुनने में उसकी सहायता करने के सारे प्रलोभनों पर काबू पाएं, क्योंकि यह विचार पूरी तरह उसका होना चाहिए, आपका नहीं। उसे आपको बताना चाहिए कि वह आपके बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहता है। संभावित ग्राहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और उसे खुद जवाब देने का अवसर दिया होगा। अगर आपके संभावित ग्राहक से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी ने पूछा होगा तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे यह सवाल पूछकर चुप्पी साधी होगी। आपके संभावित ग्राहक के जवाब उस प्रतिबद्धता के बारे में भी बताएंगे जो वह बिजनेस में लंबी अवधि के लिए अपनाएगा। भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें? 5 ठोस सोने के सवाल के जवाब संभावित ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। यदि उसके जवाब लापरवाहीपूर्ण, अविश्वसनीय या असंतोषजनक हों, तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंत्रण देना चाहिए या नहीं। जब तक आपके संभावित ग्राहक के सीने में आग न हो, तब तक वह शिकायत करने के सिवा कुछ और नहीं करेगा। अगर 5 ठोस सोने के सवालों के उसके जवाब कमजोर हों तो बेहतर होगा कि आप कोई नया ग्राहक खोज लें। जो संभावित ग्राहक कमजोर प्रतिक्रिया देते हैं उनकी कार्यशैली भी कमजोर होगी और वे लगातार आपका समय बर्बाद करेंगे। प्राथमिकताओं और सपनों से भरे ग्राहक निश्चित ही सफल होंगे, भले ही आप उनकी सहायता करें या ना करें। प्राथमिकता वाले संभावित ग्राहक हमेशा सफल होंगे। आप केवल इस प्रक्रिया की गति बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाना एक बगीचा लगाने की तरह है।
आप जमीन खोदते हैं, खाद डालते हैं, घास फूस को हटा देते हैं और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि वह बुरे मौसम से बचा रहे, पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं जबकि बाकी नष्ट हो जाते हैं। आप केवल यह कर सकते हैं कि आप उन्हें खाद पानी दें और घास फूस को हटा दें। मजबूत बीज आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे। अगर आप कमजोर बीज बो रहे हैं तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी और उनके बढ़ने की आशा करनी होगी। यह सोचने की गलती कभी न करें कि एक कमजोर बीज को प्रोत्साहन दिया जाए और वह एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल सकता है। ऐसा कभी कभार ही होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज बोना। यही 5 ठोस सोने के सवालों का लक्ष्य है। इसके पहले कि आप उन्हें बोने का फैसला करें, ये सवाल बीज की संभावित शक्ति का परीक्षण करेंगे। अगर कोई संभावित ग्राहक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता तो वह आपके लिए गलत ग्राहक हो सकता है। शायद उसका समय निर्धारण ही गलत हो या वह केवल आपके सामानों का खरीदार ही बन सकता हो। आप भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों को प्रायोजित करें, पर अपना अधिकतर समय मजबूत बीजों को दें। समूह के साथ सूची का प्रयोग। थोड़े से अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपने संभावित ग्राहकों के समूह के सामने प्रस्तुति करने का आश्चर्यजनक तरीका खोज लिया है। आप या तो तैयार PMF सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं या समूह के लोगों से पूछ सकते हैं कि वे नेटवर्क मार्केटिंग समूह में क्यों शामिल होना चाहेंगे। तैयार सूची के साथ आप किसी से भी यह सवाल पूछ सकते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, और फिर रुक जाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे और तीसरे संभावित ग्राहक के साथ दोहराएं और बहुत जल्दी आप पाएंगे कि पूरा समूह आपको बता रहा होगा कि वे इस बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। अगर आप प्रस्तुति के दौरान हाथ से सूची बनाना ज़्यादा पसंद करते हों तो प्राथमिकता बताने वाले हर व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, आपने इसी को क्यों चुना, और फिर सभी सवालों को एक एक कर पूछते जाएं। यह बड़ा मज़ेदार होगा जब पूरा समूह एक दूसरे को बताएगा कि शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है, और इस दौरान आपको कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। आपको केवल अपना सिर हिलाते जाना है और उनका उत्साह बढ़ाना है। तीसरी कुंजी, सही बटन दबाएं, योजना दिखाएं। यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप यह बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं, सपनों और डरों का समाधान है जो आपने दूसरी कुंजी, सही बटन ढूंढे द्वारा खोजे थे। आपको दिए गए प्रशिक्षण से आपको अपनी व्यावसायिक योजना को प्रस्तुत करने का ऐसा तरीका निस्संदेह मिल जाएगा जो आजमाया हुआ होगा और जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अगले वक्तव्य को समझ लें। व्यावसायिक योजना केवल एक समस्या का समाधान है या एक सपने को साकार करने का तरीका। समाधान तार्किक रूप से सही होना चाहिए, पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। 5 ठोस सोने के सवाल भावनाओं के तालों को खोलते हैं और संभावित ग्राहकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयं खोजें। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले से प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा है तो हो सकता है कि संभावित ग्राहक उस समय तो उत्साहित हो जाएगा, पर बाद में वह भावनात्मक रूप से प्रेरित या प्रतिबद्ध नहीं होगा। इसी कारण अधिकतर संभावित ग्राहकों का उत्साह कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर, तो इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय होगा, या इसका मतलब यह है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। जब आप व्यावसायिक योजना बनाते समय अपने संभावित ग्राहक के ही शब्दों को दोहराते हैं तो यह बात उनके लिए व्यक्तिगत बन जाती है। यह अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाती है क्योंकि वे विचार व शब्द उनके होते हैं, आपके नहीं। चौथी कुंजी, सौदा पक्का करें। अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह पालन करते हैं तो आपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएं। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नज़रिए के साथ रखें जैसे तत्काल शुरुआत करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
आपकी शैली व्यावसायिक तो हो परंतु सहज भी हो, जैसे आप हर रोज यही सब करते हैं। जब आपको लगे कि आपके संभावित ग्राहक ने बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया है तो याद रखें, आप उन्हें तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चित बने रहें और उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही न कि अगले दिन। यह पद्धति काम क्यों करती है? 4 कुंजियों वाली पद्धति हाँ तक पहुँचने का आजमाया हुआ नुस्खा है। इसलिए इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस फार्मूले का पूरी तरह पालन करना है। मैं जिन नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ताओं से मिला हूँ उनमें से अधिकतर बर्फ पिघलाएं स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने सीख लिया है कि लोगों से दोस्ताना ढंग से बात कैसे की जाए और किस तरह उनसे तालमेल बैठाया जाए। अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता सही बटन ढूंढे स्तर पर अधिक प्रभावी नहीं होते। वे बर्फ पिघलाएं से सीधे सही बटन दबाए पर पहुंच जाते हैं। यह मान भी लिया जाए कि व्यावसायिक योजना की उनकी प्रस्तुति श्रेष्ठ रहती हो तो भी यह आवश्यक नहीं है कि संभावित ग्राहक शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हो पाते। यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कई संभावित ग्राहक आपकी योजना की प्रस्तुति से रोमांचित हो तो जाते हैं, पर 1-2 दिन बाद ही उनका उत्साह पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता तो योजना दिखाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे विचार को बेच तो सकते हैं, पर वे इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उन्हें इसे वापस खरीदना पड़ता है। आपकी व्यावसायिक योजना आपके संभावित ग्राहक के उन कष्टों का समाधान है जिन्हें वे दूर करना चाहता है और उन लाभों का समाधान है जो वे प्राप्त करना चाहता है। इसलिए योजना दिखाने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप संभावित ग्राहक की प्राथमिक प्रेरणा घटक न खोज लें और उन्हें इसके बारे में आवेशित न कर दें। अगर आप सही बटन ढूंढने में श्रेष्ठ हों तो आपको सौदा पक्का करने की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्राहक को किस तरह भावनात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है तो वे अपनी समस्याओं के लिए स्वयं समाधान खोजना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह सही बटन ढूंढना और उसे दबाना और अपना नेटवर्क बनाना आपके लिए एक सरल कार्य बन जाएगा। चैप्टर 3 सशक्त प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण उपाय। यहाँ पर 6 छोटे परंतु बहुत प्रभावी उपाय दिए गए हैं जो आपकी प्रस्तुति को दमदार बना देंगे। उपाय पहला, पुल बनाना। पुल बनाना एक तकनीक है जो चर्चा को जारी रखती है और उस परिस्थिति को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या आपका संभावित ग्राहक बहुत कम बातें करता है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछें और जवाब में आपको एक छोटा सा उत्तर मिले तो आप बहुत कुंठित हो जाएंगे। असली जिंदगी की कहानी। किस तरह स्यू ने एक भावहीन व्यक्ति को प्रभावित किया। यहाँ पर स्यू का उदाहरण है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर थी और वह अपने संभावित ग्राहक फ्रेड के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर रही थी। फ्रेड एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था और उसने अपनी लंच की छुट्टी में स्यू को मुलाकात का समय दिया था। फ्रेड शुरुआत में ज़रा रूखा नजर आया और वह बातूनी स्वभाव का नहीं था, इसीलिए स्यू शुरू से थोड़ी निरुत्साही हो गई। स्यू, आप इस बिजनेस में कैसे आए? फ्रेड, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। इस संबंध में स्यू के पास अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे बात बढ़ाने के लिए अगला सवाल पूछना पड़ा। स्यू, आपको कंप्यूटर के बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? फ्रेड, यह लगातार बदलता रहता है। दोबारा दिए गए इस छोटे जवाब ने स्यू को फिर से मजबूर कर दिया कि वह अगला सवाल पूछे ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रह सके। समस्या यह थी कि अगर वह ढेर सारे अच्छे सवाल भी पूछती तो भी कुछ समय बाद बातचीत किसी इंटरव्यू की तरह लगती जिसमें स्यू की भूमिका पुलिस कमिश्नर जैसी हो जाती। छोटे जवाब देने वाले संभावित ग्राहक को संभालने का श्रेष्ठतम तरीका यह है कि उनसे चर्चा करते समय पुल बनाया जाए। शक्तिशाली पुल निम्नलिखित है, अर्थात, यानी, उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब आपने, इसका मतलब। हर पुल के बाद आपको चुप हो जाना चाहिए। सौभाग्य से स्यू ने पुल का उपयोग करना सीख लिया था और फ्रेड के साथ उसकी चर्चा इस तरह चली। स्यू, आप इस व्यवसाय में कैसे आए फ्रेड? फ्रेड, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। स्यू, यानी? फ्रेड,
यानी नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मध्यम आकार की कंपनियों में लगाना। स्यू, इसका मतलब है फ्रेड, इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करने में सहायता करता था जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए। स्यू, उदाहरण के तौर पर? फ्रेड, उदाहरण के तौर पर कल की ही बात लें। कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया। उस कंपनी में गंभीर लेखांकन समस्या थी। उन्होंने मुझे बुलाया और इस मामले में स्यू ने न केवल सफलतापूर्वक एक किला जीत लिया था, बल्कि वह इंटरव्यू लेने वाले की तरह भी नहीं लग रही थी और उसने ज़्यादा शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया था। वह फ्रेड के बारे में अधिक से अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त कर रही थी और वह अपने पहले नंबर के विषय पर बातें कर रहा था, वह खुद। जब आप पुल का प्रयोग करें तो यह 3 काम करें। पहला, आगे की ओर झुकें, हथेली खोलकर आगे करें। दूसरा, पुल के आखिरी अक्षर को थोड़ा खींचें। तीसरा, पीछे टिक जाएं और चुप हो जाएं। हथेली खोलकर आगे की ओर झुकने के 2 संकेत संप्रेषित होते हैं। पहला तो यह कि बिना शब्दों के ही इससे यह पता चलता है कि आप खतरनाक नहीं हैं, और दूसरा संकेत यह है कि इससे श्रोता को यह पता चलता है कि अब बातें करने की उसकी बारी है, क्योंकि आपने नियंत्रण उसके हाथों में सौंप दिया है। पुल की आखिरी अक्षर को खींचने से यह लगभग एक सवाल के रूप में बदल जाता है, जबकि यदि इसे न खींचा जाए तो यह एक वक्तव्य की तरह लगेगा। उदाहरण के तौर पर, फ्रेड, ताकि बिजनेस ज़्यादा अच्छे ढंग से चल सके। स्यू, यानी फ्रेड, यानी इससे लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है और वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। आप जानती ही होंगी, अधिकतर कंपनियों में कोई अच्छा सिस्टम नहीं होता। यदि पुल और आखिरी अक्षर को नहीं खींचा जाए तो यह एक विचार या वक्तव्य की तरह लगेगा, जो अपमानजनक भी लग सकता है। जब आप पुल का प्रयोग कर लें तो इसके बाद चुप हो जाएं। अनंत सी प्रतीत होती खामोशी से न घबराएं और अपने ज्ञान के मोती बिखेरने के लालच से बचें। पुल के प्रयोग के बाद कुछ देर तक चुप्पी छा सकती है। आपकी खुली हथेली यह बताती है कि अब आपने बोलने की जिम्मेदारी संभावित ग्राहक को दे दी है, इसलिए अब आप उसे ही बोलने दें। सुनने की देह भाषा। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है कि पुल बनाने से किस तरह छुपी हुई प्रेरणाओं को सामने लाया जा सकता है और संभावित ग्राहकों से किस तरह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नियंत्रण दे देने के बाद आप पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथ को अपनी हुड्डी पर रख लें और इस तरह मूल्यांकन की स्थिति में आ जाएं। इससे सुनने वाले को तत्काल यह मालूम पड़ जाता है कि उसे बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि आप पीछे टिके हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको संभावित ग्राहक के आर्थिक स्वतंत्रता को अपनी पहली प्राथमिकता चुना है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? संभावित ग्राहक, आर्थिक स्वतंत्रता। आपने इसी को क्यों चुना? संभावित ग्राहक, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में जो भी करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप आगे झुकते हुए हथेली खुली रखकर, यानी संभावित ग्राहक, यानी मेरे पास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और आरामदेह ज़िंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। आप आगे झुकते हुए हथेली खुली रखकर, आरामदेह ज़िंदगी, यानी संभावित ग्राहक, यानी मेरे पास लंबी छुट्टियों पर जाने के लिए पैसा हो, मैं नई कार खरीद सकूं और कभी कभी थोड़ी बहुत विलासिता की चीज़ें भी खरीद सकूं। आप उदाहरण के तौर पर, संभावित ग्राहक, उदाहरण के तौर पर अगर मैं यात्रा करना चाहूं तो मैं इस योग्य बन सकूं कि, यानी और उदाहरण के तौर पर इन दोनों पुलों का प्रयोग करने से आपका संभावित ग्राहक वह सब बताने लगेगा जो वह सोचता है, अनुभव करता है और विश्वास करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। पुल एक तरह से खुले सवाल होते हैं। प्रस्तुतियों में उनका श्रेष्ठतम प्रयोग तब होता है जब लोग अपने बारे में ज़्यादा बातें न कर रहे हों या वे आपके सवालों का छोटा जवाब दे रहे हों। जब आप पहली बार पुलों का प्रयोग करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, खासकर तब जब आप बातूनी स्वभाव के हों, क्योंकि पुल के प्रयोग के बाद बातचीत में कुछ देर तक खामोशी छा जाती है। पर आपके श्रोता को तो छोटे जवाब देने की आदत है,
इसीलिए उसे यह खामोशी पूरी तरह स्वाभाविक लगती है। पुलों का प्रयोग मज़ेदार होता है क्योंकि उनसे प्रस्तुतियाँ अधिक रोचक बनती हैं और आपको मौन नियंत्रण की शक्ति भी मिलती है। उपाय 2, सिर हिलाने की तकनीक। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि सिर हिलाना एक सशक्त और विश्वास दिलाने वाली तकनीक है। अधिकांश देशों में सिर हिलाना या गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। इसका अर्थ है कि शरीर को झुकाना या नीचे करना, जो यह बताता है मैं आपके सामने झुक जाता हूँ, मैं आपकी इच्छाओं के अधीन हूँ। तो यह एक तरह की झुकने की क्रिया है। सिर झुकाने की तकनीक के 2 सशक्त उपयोग हैं। देह भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज आपकी अंदरूनी भावनाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय आपका सिर अपने आप नीचे की ओर हिलने लगेगा। अगर आप तटस्थ अनुभव करते हो और फिर से जानबूझकर अपना सिर हिलाने लगें तो आप सकारात्मक भावनाएं अनुभव करने लगेंगे। दूसरे शब्दों में, सकारात्मक भावनाओं से सिर नीचे की ओर हिलने लगता है। इसके उल्टा भी बिल्कुल सही है। सिर हिलाने से भी सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो अपना सिर हिलाना शुरू कर देंगे। अगर आप अपना सिर हिलाना शुरू कर देते हैं तो आप सकारात्मक महसूस करने लगेंगे। सिर हिलाने की क्रिया सकारात्मक होती है। अगर मैं आपकी बातों पर सिर हिलाता हूँ तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे, भले ही आप मेरी बातों से सहमत न हो। सहमति और सहयोग प्राप्त करने का यह एक अद्भुत मंत्र है। फिर अपने हर वाक्य को शाब्दिक सहमति के शब्दों के साथ समाप्त करें, है ना? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या यह सही नहीं है? ठीक है ना? जब वक्ता और श्रोता दोनों अपने सिर हिलाते हैं तो श्रोता को सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है और उससे सकारात्मक परिणाम निकलने की अधिक संभावना होती है। सिर हिलाने की कला आसानी से सीखी जा सकती है और 1 सप्ताह के भीतर आप इसे अपने बॉडी लैंग्वेज संकेतों का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा लाभ यह है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है। यह इस तरह होता है, जब आप एक खुला सवाल पूछ लेते हैं या एक पुल का उपयोग करते हैं और श्रोता जवाब देता है तो आप उसके जवाब देते समय अपने सिर को हिलाएं। जब वह बोलना खत्म कर चुके तो भी अपने सिर को 1 बार प्रति सेकंड की दर से 5 बार हिलाना जारी रखें। सामान्यतः 4 सेकंड बाद ही श्रोता दोबारा बोलना शुरू कर देता है और आपको अधिक जानकारी देने लगता है। और जब तक आप पीछे की ओर टिके हैं और आपका हाथ आपकी हुड्डी पर रहता है तब तक बोलने के लिए आप पर कोई भी दबाव नहीं होता है। इस तरह से आप एक प्रश्नकर्ता की तरह नहीं लगेंगे। जब आप सुने तो अपने एक हाथ को अपनी ठुड्डी पर रखें और उसे धीरे धीरे थपथपाएं। इन संकेतों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इनसे संभावित ग्राहक को लंबे समय तक बोलते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। आप चित्र पर देख सकते हैं, पुरुष की ठुड्डी सहलाना, महिला का ठुड्डी सहलाना। उपाय 3, न्यूनतम प्रोत्साहक। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो न्यूनतम प्रोत्साहकों के द्वारा उसे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करें। न्यूनतम प्रोत्साहक यह है, अच्छा, ओह, सच, फिर क्या हुआ? न्यूनतम प्रोत्साहक दूसरे व्यक्ति द्वारा दी जा रही जानकारी की मात्रा में 2 गुनी से भी अधिक वृद्धि कर सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक और पुलों के साथ मिल जाने के बाद न्यूनतम प्रोत्साहक आपके सबसे प्रभावी यंत्र बन जाते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी प्रस्तुति को बेहतर ढंग से जारी रख सकते हैं। उपाय 4, आंखों पर काबू कैसे करें। शोध से पता चलता है कि आमने सामने की प्रस्तुति में किसी व्यक्ति के दिमाग तक पहुंची जानकारी में से 87% आंखों के माध्यम से पहुंचती है, 9% कानों के माध्यम से और शेष 4% अन्य इंद्रियों के द्वारा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका संभावित ग्राहक आपके बोलते समय आपकी दृश्य प्रस्तुति की ओर देख रहा हो और आपका संदेश उसके द्वारा देखी जाने वाली चीज से संबंध न हो तो वह आपके संदेश का केवल 9% ही ग्रहण कर पाएगा। अगर आप यात्रा के बारे में बात करते समय एक घर की तस्वीर बनाने लगेंगे तो उसे आपकी बात समझने में काफ़ी मुश्किल होगी। अगर आपकी बातें आपकी दृश्य प्रस्तुति से संबंध है तो भी वह आपके संदेश का केवल 25 से 30% तक ही ग्रहण कर पाएगा, और वह भी तब
जब वह दृश्य प्रस्तुति की ओर देख रहा हो, न कि सीधे आपकी ओर। अधिकतम नेत्र नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी प्रस्तुति की ओर इशारा करने के लिए एक पेन का प्रयोग करें और साथ ही साथ आपका संभावित ग्राहक जो देख रहा हो उसे शब्दों में स्पष्ट करें। इसके बाद आप नेत्र केंद्र उपकरण से अपने पेन को हटा लें और उसकी तथा अपनी आंखों के बीचों बीच रख लें और बोलते समय अपना सिर हिलाते रहें। नेत्र नियंत्रण के लिए पेन का प्रयोग दिए गए चित्र में। पेन के ऊपर से अपने संभावित ग्राहक की आंखों में देखें और पेन से इशारा वही करें जहां आप देख रहे हों। इससे आपके संभावित ग्राहक के सिर पर चुंबकीय प्रभाव पड़ने से वह सिर उठाकर आपकी आंखों में देखेगा और तब आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से देखेगा और सुनेगा और आपके संदेश का उस पर अधिकतम प्रभाव पड़ेगा। यह सुनिश्चित कर लें कि आप जब बोल रहे हों तो आपके दूसरे हाथ की हथेली दिख रही हो ताकि भयहीन वातावरण निर्मित हो सके। उपाय 5, प्रतिरूपण। जब दो लोग एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से एकाकार होते हैं तो उनके शरीर भी आपसी तालमेल दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं और वे एक जैसी मुद्राएं यहाँ तक कि एक जैसी हाव भाव अपना लेते हैं। इस व्यवहार का उद्देश्य दोनों के बीच तालमेल बनाना और संघर्ष टालना है। इस शब्दविहीन व्यवहार से आप यह कहते हैं, मैं भी आपके जैसा ही हूँ और मैं आपसे तथा आपके दृष्टिकोण से सहमत हूँ। दूसरे व्यक्ति के साथ एकाकार होने की शुरुआत गर्भावस्था में ही हो जाती है, जब हमारी देह क्रियाएं और दिल की धड़कन हमारी मां की लय से तालमेल बना लेती हैं। इसीलिए प्रतिरूपण एक ऐसी अवस्था है जिसके प्रति हमारा स्वाभाविक झुकाव रहता है। चित्र देखें, मम्मी डैडी और रोवर। परिणाम स्वरूप जिन लोगों के साथ हमारा तालमेल बैठ जाता है, हम अपने आप ही उनकी नकल करने लगते हैं। आप इसे व्यवहारिक बैठकों या सामाजिक उत्सवों में उन लोगों के साथ होते देख सकते हैं जिनकी एक दूसरे से अच्छी पटती है। इसी कारण कई सालों तक एक साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे की तरह दिखने लगते हैं। फिर वे एक कुत्ता खरीद लेते हैं जो उन दोनों की तरह दिखता हो। बंदर जो देखता है वही करता है। अगले चित्र में खड़े दो लोग प्रतिरूपण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे एक जैसी मुद्राओं में खड़े हैं। उन्होंने अपने गिलास एक ही तरह से पकड़े हुए हैं। शायद उनके पेय पदार्थ भी एक ही हों। उनकी पोशाक एक सी है और उनका शब्द प्रयोग भी एक जैसा है। यदि एक व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है तो दूसरा उसकी नकल करता है। अगर दूसरा अपने वजन को अपने दूसरे पैर पर डालता है तो उसका दोस्त भी वैसा ही करता है। जब तक ये दोनों आपस में सहमत होंगे और उनमें तालमेल बना रहेगा, तब तक प्रतिरूपण या प्रतिबिंबन चलता रहेगा। प्रतिबिंबन दर्शाता है कि तालमेल बन चुका है। प्रतिरूपण से सामने वाला व्यक्ति सहज होता है। यह तालमेल बनाने वाली एक प्रबल तकनीक है। धीमी गति के वीडियो शोध से पता चलता है कि इसमें एक ही समय में पलक झपकाना, नथुने फुलाना, भुकुटी उठाना और यहाँ तक कि पुतली फैलाना और सिकोड़ना भी शामिल है। यह उल्लेखनीय है क्योंकि इतने सूक्ष्म संकेतों की जानबूझकर नकल नहीं की जा सकती। अच्छा तालमेल बनाना सामने वाले व्यक्ति की देह भाषा और शाब्दिक भाषा को प्रतिबिंबित करना तत्काल तालमेल बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो आप उसकी बैठने की मुद्रा, देह कोण, हाव भाव और आवाज के लहजे को प्रतिबिंबित करें। जल्दी ही उसे ऐसा लगने लगेगा कि आप में ऐसा कुछ है जो उसे पसंद आ रहा है। वह शायद आपको इनके साथ मेरे स्वाभाविक तालमेल है की श्रेणी में रखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आप में अपनी छवि देखता है। प्रतिबिंबन द्वारा तालमेल बनाना। चेतावनी, नई मुलाकात में प्रतिरूपण शुरू करने में जल्दीबाजी न करें। जब से मैंने अपनी पुस्तक बॉडी लैंग्वेज लिखी है, बहुत से लोग प्रतिरूपण तकनीकों के बारे में जागरूक और जानकार हो चुके हैं और इन तकनीकों को 10 करोड़ से ज्यादा लोग टीवी और वीडियो पर देख चुके हैं। प्रतिरूपण से पहले कुछ मिनट का इंतजार करने में अक्सर समझदारी होती है। पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रतिरूपण असमानताएं। भावों की अभिव्यक्ति के लिए पुरुषों और महिलाओं के दिमाग अलग अलग तरह से बने हैं। अधिकतर महिलाएं चेहरे के हाव भाव का सहारा लेती हैं, जबकि पुरुष शरीर की गतियों और संकेतों के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं।
सामान्यतः एक महिला 10 सेकेंड की सुनने की अवधि में वक्ता के भावों पर प्रतिक्रिया देते हुए औसतन चेहरे के 6 भावों का प्रयोग करती है। उसका चेहरा वक्ता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। ध्यान से देखने वाले को ऐसा लगता है कि मानो दोनों महिलाओं के साथ एक साथ घटनाएं घट रही हों। यह 10 सेकेंड की एक सामान्य श्रृंखला दी जा रही है जिसमें एक महिला के चेहरे से उसके सुने हुए भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। दुख, आश्चर्य, क्रोध, खुशी, भय, आकांक्षा। महिलाएं वक्ता की आवाज के लहजे और देह भाषा के द्वारा कही हुई बातों का मतलब समझती हैं और अपने समझे हुए भावों को अपने चेहरे के भावों द्वारा व्यक्त करती हैं। ठीक यही पुरुष को करना होता है अगर उसे महिला का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो या उसे सुनने के लिए मजबूर करना हो। अधिकतर पुरुष सुनते समय चेहरे की अभिव्यक्ति को लेकर हतोत्साहित हो जाते हैं, पर अगर आप इसे सीख लेते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। कई लोग कहते हैं वह सोचेगी कि मैं अजीब हूँ, पर शोध से पता चलता है कि जब कोई पुरुष महिला की भावनाओं को अपने चेहरे के माध्यम से प्रतिबिंबित करता है तो वह महिला उस पुरुष को अधिक बुद्धिमान, दिलचस्प और आकर्षक समझती है। जनता में भावनाओं को छुपाने की विकासवादी आवश्यकताओं के कारण अधिकतर पुरुष सुनते समय मूर्तियों की तरह भावहीन दिखते हैं ताकि संभावित आक्रमण से बचा जा सके। यहाँ 10 सेकेंड की एक वैसी ही सामान्य श्रृंखला है जिसमें एक पुरुष का चेहरा उसके सुने हुए भाव दिखा रहा है। दुख, आश्चर्य, क्रोध, खुशी, भय, आकांक्षा। यह पुरुष की सुनने की शैली के बारे में मजाकिया दृष्टि है, पर इसमें हमें सच्चाई की झलक दिखती है। सुनते समय पुरुष जो भावहीन नकाब ओढ़ लेते हैं उससे हमें लगता है कि वे स्थिति के नियंत्रण में हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उनमें भावनाएं नहीं होती। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि महिलाओं की तरह ही पुरुष भी भावनाओं का उतना ही तीव्रता से महसूस करते हैं, परंतु सबके सामने उसका इजहार करने से झिझकते हैं। पुरुष के व्यवहार को प्रतिबिंबित करने की कुंजी यह समझ लेने में है कि वह अपने भावों का इजहार करने के लिए अपने पूरे शरीर का सहारा लेता है, केवल चेहरे का नहीं। बहुत सी महिलाएं एक भावहीन पुरुष को प्रतिबिंबित करना काफी कठिन मानती हैं, पर अगर वे ऐसा कर लेती हैं तो उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने चेहरे के भावों को कम से कम करना होगा ताकि आप भयावह न लगें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वह प्रतिबिंबित न करें जो आपकी राय में सामने वाला पुरुष महसूस कर रहा है। अगर आपकी राय गलत हुई तो परिणाम विनाशकारी होंगे। आपको सिरफिरा या अजीब समझा जाएगा। जो महिलाएं सुनते समय चेहरा गंभीर बनाए रखती हैं उन्हें पुरुष अधिक बुद्धिमान, कुशल व समझदार समझते हैं। उपाय 6, गति निर्धारित करना। आवाज का लहजा, उतार चढ़ाव और बोलने की गति भी प्रतिरूपण के दौरान एक से हो जाते हैं ताकि तालमेल बेहतर बन सके। इसे गति निर्धारित करना कहते हैं और ऐसा लगता है मानो दो लोग एक ही सुर में गा रहे हों। आप अक्सर देखेंगे कि वक्ता अपने हाथों से ताल देकर समय गिनता है, जबकि श्रोता अपने सिर झुकाने की लय के द्वारा उससे तालमेल करता है। जब संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो देह और भाषाई स्थितियों के प्रतिबिंबन में कमी आ जाती है, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की आगे आने वाली भावनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। दूसरे व्यक्ति के साथ गति निर्धारण तालमेल बनाने का प्रमुख माध्यम बन जाता है। कभी भी सामने वाली व्यक्ति से ज्यादा तेज गति से न बोलें। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यदि कोई उनसे ज्यादा तेज गति से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति के बोलने की गति उसके दिमाग द्वारा जानकारी के सचेतन रूप से विश्लेषण करने की क्षमता दर्शाती है। सामने वाले व्यक्ति के समान या उससे कम गति में बोले और उसके लहजे के उतार चढ़ाव को प्रतिबिंबित करें। गति निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर फोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय, क्योंकि वहां पर आवाज ही आपकी एकमात्र अस्त्र है। इसीलिए आपको इस क्षेत्र में अभ्यास करने की आवश्यकता है। चैप्टर 4, सकारात्मक प्रभाव डालने की 6 सशक्त तकनीकें। चित्र देखें। खराब प्रभाव डालने के 2 श्रेष्ठ तरीके। पहला प्रभाव यानी फर्स्ट इंप्रेशन डालने के लिए आपको दोबारा अवसर नहीं मिलता है।
शायद आपने अपनी दादी से यह सुना होगा और यह बताने के लिए उन्हें कंप्यूटर यंत्रों की आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी, जिनके अनुसार 4 मिनट से भी कम समय में लोग आपके बारे में 90% राय बना लेते हैं, या यह कहें कि लोग तत्काल आपके बारे में कम से कम 25 निर्णय कर लेते हैं, जिनमें आपकी उम्र, आय, शिक्षा, अधिकार, मित्रता और विश्वसनीयता सम्मिलित है। वे तो यहाँ तक निर्णय ले लेते हैं कि बिना कोई गारंटी लिए आपको कितना रुपए उधार दिया जा सकता है। सौभाग्य से इनमें से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आपका थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है। ये हैं आपका हाथ हिलाने का तरीका, मुस्कुराहट, पोशाक और व्यक्तिगत स्थान। तकनीक पहला, हथेली की शक्ति। हमारी देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के सर्वाधिक सशक्त संकेतों में से एक है हमारी हथेली का प्रयोग, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हथेली की शक्ति द्वारा प्रयोगकर्ता को अधिकार और मौन प्रभुता मिल जाते हैं। हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऊपर की ओर हथेली, नीचे की ओर हथेली और हथेली बंद करके नोकदार तर्जनी। हर स्थिति में शक्ति के अंतर को हम इस उदाहरण में दिखा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी को कमरे के अंदर ही दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज़ का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्द तथा चेहरे के भाव भी एक से रखते हैं। केवल आपकी हथेली की स्थिति बदल जाती है। ऊपर की ओर हथेली, चित्र ए, अभयदान का संकेत है और इस प्रार्थना पर जिस व्यक्ति से जगह बदलने के लिए कहा जा रहा है वह भयभीत महसूस नहीं करेगा। यह संकेत आदिकाल से प्रयुक्त किया जा रहा है। जब गुफा मानव इसके द्वारा यह बताता था तो उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। चित्र ए, आत्मसमर्पणकारी। चित्र बी, प्रबल। चित्र सी, आक्रामक। जब आपकी हथेली नीचे की ओर मुड़ी होती है, चित्र बी, तो आप तत्काल अधिकार जताना चाहते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह यह महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है और वह आपकी बात का बुरा भी मान सकता है, खासकर तब जब उन्हें लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप प्रस्तुति दे रहे हैं और हथेली को लगातार नीचे की ओर रख रहे हैं तो श्रोता आपको नकार देंगे। चित्र सी में बताई गई उंगली एक तरह की प्रतीकात्मक छड़ी बन जाती है, जिसके माध्यम से वक्ता श्रोता को प्रतीकात्मक रूप से पीटकर उससे आत्मसमर्पण करवाना चाहता है। उंगली दिखाना सबसे अधिक चिढ़ाने वाला संकेतों में से एक है, विशेषकर तब जब श्रोता वक्ता के शब्दों के साथ समय की लय बना रहा हो। नीचे हथेली और उंगली दिखाने के संकेत पर किए गए शोध से पता चलता है कि श्रोता इन संकेतों का प्रयोग कर रहे वक्ताओं को अधिक आक्रामक, शक्तिशाली, घमंडी या अक्खड़ बताते हैं और वक्ताओं द्वारा क्या कहा गया यह ठीक से नहीं बता पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रोता तो वक्ता के दृष्टिकोण के बारे में ही निर्णय ले रहा होता है और उसकी बात को ठीक से सुनता ही नहीं है। अगर आपको उंगली उठाने की आदत है तो प्रयास करें कि आप हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थिति का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि स्थितियों के सम्मिश्रण से आप अधिक आरामदेह माहौल बना सकते हैं और अपने श्रोताओं पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तकनीक 2, हाथ मिलाना। हाथ मिलाना गुफा मानव युग का अवशेष है। जब भी गुफा मानव मिलते थे वे अपने हाथ आगे करके हथेलियां ऊपर करके यह दिखाते थे कि उन्होंने कोई भी हथियार नहीं पकड़ा या छुपाया है। हवा में हथेलियां उठाने का यह संकेत सदियों संशोधित हुआ है और एक हथेली उठी हुई या हृदय पर हथेली जैसे बहुतेरे संकेतों में बदल गया है। इस प्राचीन अभिवादन प्रतीक का आधुनिक प्रकार है हथेलियों द्वारा एक दूसरे को जकड़ा जाना और हथेलियों को हिलाना। यह मुलाकात के प्रारंभ और अंत दोनों वक्त होता है। सामान्यतः हाथ 3 से 5 बार मुड़ते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी आदेश में हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसे ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाने में इन दोनों स्थितियों की प्रासंगिकता खोजें। कल्पना कर लें कि आपने किसी नए व्यक्ति से हाथ मिलाकर अभिवादन किया है। 3 मूलभूत प्रतिक्रियाओं में से एक संप्रेषित होगी। पहला, अधिकार। यह व्यक्ति मुझ पर हावी होने का अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है। बेहतर होगा कि मैं चौकस रहूं। दूसरा, समर्पण।
मैं इस व्यक्ति पर अधिकार जमा सकता हूँ, यह वही करेगा जो मैं चाहूँगा। तीसरा, समानता। मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, हम दोनों की खूब जमेगी। यह प्रतिक्रियाएं अचेतन द्वारा संप्रेषित होती हैं। अधिकार संप्रेषित होता है जब आप अपने हाथ को घुमा लेते हैं ताकि आपकी हथेली हाथ मिलाते समय नीचे की ओर रहे। आवश्यक नहीं है कि आपकी हथेली बिल्कुल नीचे फर्श की ओर ही रहे। हो सकता है कि यह दूसरे व्यक्ति की हथेली से तुलनात्मक रूप से नीची रहे और इससे यह सिद्ध होता है कि आप सामने वाले को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। 54 सफल वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के समूह के अध्ययन से यह बात सामने आई कि न केवल उनमें से 42 ने हाथ मिलाने की पहल की, बल्कि हाथ मिलाने के प्रबल नियंत्रण का भी प्रयोग किया। हाथ मिलाने की यह शैली तालमेल बनाने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह आक्रांत करने वाली लग सकती है। यह पुरुषों द्वारा ही अधिक इस्तेमाल की जाती है। चित्र 1, नियंत्रण लेना। चित्र 2, नियंत्रण देना। ठीक उसी तरह जिस तरह कुत्ते अपनी पीठ के बल लेटकर और आक्रमणकर्ता को अपना गला दिखाकर अपना समर्पण दर्शाते हैं, अधिकारपूर्ण हाथ मिलाने से उल्टा है अपनी हथेली को ऊपर की ओर रखना। यह विशेष तौर पर तब प्रभावकारी होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण देना चाहते हैं या उसे यह समझाना चाहते हैं कि वह नियंत्रण में है। इसके द्वारा यह भी जताया जा सकता है कि आप आक्रांत हो सकते हैं। हाथ मिलाकर तालमेल कैसे बनाया जाए? हाथ मिलाकर तालमेल बनाने के 2 नियम हैं। पहला, अपनी हथेलियों को सीधे रखें, न कि अधिकारपूर्ण मुद्रा में, न ही समर्पण की मुद्रा में, बल्कि समान। इससे हर एक आरामदेह व भयहीन महसूस करेगा। दूसरा, आप भी उतना ही दबाव डालें जितना आप पर डाला जा रहा है। चित्र, समानता। इसका यह मतलब निकलता है कि यदि आपको 10 लोगों के किसी समूह से मिलवाया जा रहा है तो आपको कई बार अपने दबाव को बदलना पड़ेगा और हाथ के कोणों में भी कई तरह के सामंजस्य करने पड़ेंगे। हाथ मिलाने की इस शैली में न कोई विजेता होता है, न ही पराजित, और न ही कोई डरा हुआ महसूस करता है। इससे हर व्यक्ति आरामदेह स्थिति में होता है और वह नए विचारों के प्रति रुचि दिखा सकता है, क्योंकि तब हम एक दूसरे के प्रति कम निर्णयकारी होते हैं। हाथ ऐसे न मिलाएं। नए लोगों का डबल हैंडर या दोनों हाथों से अभिवादन न करें। हालांकि इसका लक्ष्य स्वागत, गर्मजोशी और प्रगाढ़ता की भावनाएं संप्रेषित करना होता है, पर सामने वाले पर इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव होता है। उसे लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं, कम विश्वसनीय हैं, या आप छुपे हुए उद्देश्यों से प्रेरित हैं। हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाना चाहिए। चित्र, नए लोगों से हाथ मिलाते समय दोनों हाथों का प्रयोग न करें। तकनीक 3, बाएं हाथ में सामान पकड़ना। यह तकनीक पहली नज़र में साफ दिख जाती है, पर बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं। फोल्डर, कागज, ब्रीफकेस, पर्स या ग्लास अपने बाएं हाथ में पकड़ने की आदत डालें। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते समय अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुर्सी खिसकाने और अलविदा करने के लिए भी दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको किसी से मिलवाया जाता है और आपने अपने दाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ रखा है, तो आपको अपने कोल्ड ड्रिंक को अपने बाएं हाथ में थामने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आप ऐसा सफलतापूर्वक कर भी लें और किसी के जूते पर एक बूंद भी न गिरे, तो भी नए व्यक्ति को एक ठंडा गीला हाथ मिलता है और उसके लिए यही आपका पहला प्रभाव होता है, ठंडा और गीला। अगर आप दाएं हाथ में दस्तावेज पकड़े हों, दरवाज़ा खोलने, कुर्सी खिसकाने या हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बदलते हैं, तो आपके हाथ से दस्तावेज गिर सकते हैं और आपको मूर्ख समझा जा सकता है। तकनीक 4, मुस्कुराहट की शक्ति। इंसान ही इकलौती प्राणी है जो होठों को पीछे करके अपने दांत दिखाता है, पर आपको काटता नहीं है। मुस्कुराने का उद्गम एक तुष्टीकरण संकेत के रूप में हुआ है और बंदरों और चिंपांजियों द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे धमका नहीं रहे हैं। इस संकेतों में हमारे शोध दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, लोग आपके उतने ही पास खड़े होना चाहेंगे, आपको अधिक देखना चाहेंगे, आपको छूने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे।
दूसरे शब्दों में आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आपसे कोई खतरा नहीं है। तकनीक 5, क्षेत्रीय सम्मान। हम में से हर एक के शरीर के चारों ओर दूरी का एक बुलबुला होता है, जिसे व्यक्तिगत स्थान, पर्सनल स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करती है और उस संस्कृति पर भी जिसमें वह व्यक्ति रहता है। उदाहरण के तौर पर अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग जो अंग्रेजी भाषी देशों से आते हैं, उनकी व्यक्तिगत स्थान की आवश्यकता 46 सेंटीमीटर यानी 18 इंच होती है और इसीलिए बिना डर की स्थितियों या सहज सामाजिक स्थितियों में वे 1 मीटर दूर खड़े रहते हैं। चित्र 1, अधिकांश अंग्रेजी भाषी शहरों में खड़े होने की दूरी। यूरोप, भूमध्य सागर और दक्षिणी अमेरिका के कई हिस्सों में व्यक्तिगत स्थान आवश्यकता 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच तक कम होती है। इसका मतलब यह है कि वहां के निवासी एक दूसरे के इतने पास आराम से खड़े रह सकते हैं, जिसे अधिकतर पश्चिमी देशों में घुसपैठ करने वाला समझा जाएगा। चित्र 2, भूमध्य सागरीय देशों में खड़े होने की दूरी। चित्र 2 में अगर दोनों लोग भूमध्य सागरीय देशों से हैं तो वे इस दूरी पर एक दूसरे के साथ सहजता का अनुभव करेंगे, पर अगर इनमें से एक लंदन का हो और दूसरा रोम का, तो लंदन वासी शायद यह समझेगा कि सामने वाला अधिक प्रगाढ़ता या आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है। अगर आप किसी के पास खड़े हैं और आप देखते हैं कि हर बार जैसे ही आप उसके पास जाते हैं सामने वाला थोड़ा पीछे हट जाता है, तो आप दूरी बनाए रखें और उसके अधिक पास जाने का प्रयास न करें। इसके द्वारा वह बता रहा है कि सहजता का अनुभव करने के लिए उसे इतना व्यक्तिगत स्थान चाहिए। एक बहुत संवेदनशील विषय। अंग्रेजी न बोलने वाली कई संस्कृतियों में स्पर्श को संप्रेषण की सशक्त अभिव्यक्ति माना जाता है और इन संस्कृतियों में यह प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है। इस तरह के मामलों में आपकी रणनीति बिल्कुल आसान है। जितनी बार आपको छुआ जा रहा है उतनी ही बार आप स्पर्श को लौटाएं। अगर सामने वाला आपको नहीं छू रहा है तो आप भी उसे न छुएं। उदाहरण के तौर पर अगर वह व्यक्ति इतावली या फ्रांसीसी हो और लगातार आपको छू रहा हो तो आपको भी उसे छूना पड़ेगा, अन्यथा वह यह सोच सकता है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। तकनीक 6, सफलता के लिए पोशाक। कपड़े आपका शरीर का 90% तक हिस्सा ढकते हैं और इसीलिए आपकी पोशाक का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़ों से आपकी विश्वसनीयता, योग्यता, अधिकार, सामाजिक सफलता व व्यावसायिक स्थिति का अनुमान भी लगाया जाता है। हालांकि इस खंड में हम पोशाक के सभी पहलुओं का विश्लेषण करने नहीं जा रहे हैं, फिर भी मैं आपको उचित पोशाक का फार्मूला बता देता हूँ। इस क्षेत्र में महिलाओं से अधिक गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के पास पुरुषों की अपेक्षा पोशाक की अधिक शैलियाँ, रंग व डिज़ाइन होते हैं। हालांकि अधिकांश पुरुषों के पास कम चुनाव मतलब कम कपड़े होते हैं, फिर भी अधिकांश पुरुषों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे मैचिंग का ध्यान रख सकें। आदमी और सर्कस के जोकर में क्या अंतर होता है? जोकर जानता है कि वह अजीब कपड़े पहने हुए है। इसके अलावा 8 में से एक पुरुष लाल, नीले या हरे रंग के प्रति रंग अंधत्व का शिकार होता है। उचित व्यावसायिक पोशाक का रहस्य इस सवाल के जवाब में छुपा है। आपका संभावित ग्राहक आपको किस तरह की पोशाक में देखना चाहता है? उनकी राय में विश्वसनीय, खुशमिजाज, अधिकारपूर्ण, समझदार, सफल और मिलनसार लगने के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? आपको कौन सा सूट, शर्ट, ब्लाउज, टाई, स्कर्ट, जूते, घड़ी, मेकअप या हेयर स्टाइल चुनना चाहिए? उनकी राय में, आपकी राय में नहीं। याद रखें, आपके संभावित ग्राहक का विचार अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसी के हिसाब से कपड़ों का चयन करें। यह हर इलाके में अलग होता है और जलवायु के मान से पोशाक की शैलियाँ भी बदलती हैं, पर आप अपने इलाके के सफल लोगों की मानक वेशभूषा के मापदंडों के अनुरूप ही अपनी वेशभूषा चुनें। कुछ लोग कहेंगे, पर रिचर्ड ब्रांसन और बिल गेट्स को देखिए, वे तो ऐसे कपड़े पहनते हैं मानो अभी हवादार सुरंग में से निकलकर आ रहे हों। ये लोग अपवाद हैं, नियम नहीं। अगर हम सब इन्हीं की तरह कपड़े पहनने लगे तो दूसरे हम पर विश्वास करना या हमारा अनुसरण करना बंद कर देंगे। अगर आप दुनिया के सबसे सफल नेताओं और बिजनेसमैन को देखेंगे तो आप पाएंगे
कि उनकी वेशभूषा स्तरीय होती है और यही सबसे सुरक्षित मानक है। अपनी पसंद या अपने आराम के हिसाब से अपने कपड़ों का चयन करके स्वयं की राह में बाधा खड़ी न करें। अपने संभावित ग्राहक की अपेक्षाओं के हिसाब से कपड़े पहनें। अपने संभावित ग्राहक की तरह के कपड़े पहनने से वे आरामदेह तो अनुभव करेंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आपका अनुसरण करना चाहेंगे। चैप्टर 5 देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज। संकेतों को किस तरह पढ़ें। कई लोग स्पष्ट चीज़ों को नहीं देख पाते। आप क्या देख पाते हैं? हम में से शायद हर कोई यह जानता है कि उनके व्यवहार से उनका दृष्टिकोण समझा जा सकता है। जब मैंने 1976 में बॉडी लैंग्वेज लिखी थी, तब मुझे भी आभास नहीं था कि दुनिया पर इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसकी 33 भाषाओं में 40 लाख से अधिक प्रतियां बिकी। हमारे मूल देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज शोध और उसके बाद हुए अनगिनत अध्ययनों से यह पता चलता है कि आमने सामने की मुलाकातों में आपके श्रोताओं पर आपके संदेश का प्रभाव इस तरह होता है। शब्द समग्र प्रभाव का 7 से 10%, स्वर समग्र प्रभाव का 20 से 30%, देह भाषा बॉडी लैंग्वेज समग्र प्रभाव का 60 से 80%। यह दर्शाता है कि आपके देखने का ढंग, हाव भाव, मुस्कुराहट, वेशभूषा और चलने के तरीके से सामने वाले पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दों के प्रभाव से 3 गुना अधिक महत्वपूर्ण होता है शब्दों को कहने का आपका तरीका। पढ़ने के 3 नियम। नियम पहला, संकेत समूह को पढ़ना। हर भाषा की तरह देह भाषा भी शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और विरामों से मिलकर बनती है। हर संकेत एक अकेला शब्द है जिसके कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जब आप एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में रखते हैं, तभी आप पूरी तरह इसका अर्थ समझ सकते हैं। संकेत जिन वाक्यों में आते हैं उन्हें हम संकेत समूह कह सकते हैं। कभी भी किसी संकेत का अकेला विश्लेषण न करें। उदाहरण के तौर पर सिर खुजाने के कई मतलब हो सकते हैं। डैंड्रफ, पिस्सू, पसीना, अनिश्चितता, भुलक्कड़पन या झूठ, जिसका सही अर्थ उसी समय दिखाई दे रहे अन्य संकेतों पर निर्भर करता है। सही अर्थ समझने के लिए हमारे पूरे संकेत समूह को पढ़ें जो कम से कम 3 संकेतों से मिलकर बना हो। चित्र देखें। पहला, आलोचनात्मक मूल्यांकन संकेत समूह। एक सामान्य आलोचनात्मक मूल्यांकन संकेत समूह दर्शाता है शरीर के सामने एक हाथ, दूसरा हाथ चेहरे पर, अंगूठा ठुड्डी को सहारा देते हुए, पैर आर पार और भौवें चढ़ी हुई। कभी भी अकेले संकेत को पढ़ने का प्रयास न करें। ऐसा नाक में खुजली के कारण भी हो सकता है। पुस्तक के इस खंड में हम संकेतों का एक एक विश्लेषण तो करेंगे, पर सामान्यतः संकेत इस तरह नहीं देखे जाते हैं। वे तो समूहों में दिखते हैं। नियम दूसरा, पृष्ठभूमि का विचार करें। संकेत समूह का विश्लेषण उस पृष्ठभूमि में होना चाहिए जिसमें वे नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड पर अपने हाथ और पैर आर पार बांधकर खड़ा हो, उसकी ठुड्डी नीचे हो और मौसम ठंडा हो, तो इस बात की संभावना अधिक है कि उसे ठंड लग रही है, न कि वह सुरक्षात्मक मुद्रा में है। चित्र 2, ठंडा न कि सुरक्षात्मक। अगर कोई इन्हीं संकेतों का प्रयोग तब करता है जब आप मेज पर उसके सामने बैठकर उसे अपना विचार बेचने का प्रयास कर रहे हों, तो इसी संकेत समूह का आप ये अर्थ निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति परिस्थितियों में आकर शायद नकारात्मक या सुरक्षात्मक रुख अपना रहा है। नियम 3, सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें। एक संकेत जो एक देश में एक चीज़ का प्रतीक होता है, दूसरे देश में वह किसी दूसरी चीज़ का प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर चित्र 3 में दर्शाई अंगूठी मुद्रा का अर्थ पश्चिमी देशों में आमतौर पर ओके या अच्छा होता है। इसका ओके अर्थ उन सभी देशों में मान्य है जहां पश्चिमी टेलीविज़न कार्यक्रम देखे जाते हैं, और हालांकि पूरी दुनिया में यह अर्थ फैल रहा है, परंतु कई जगहों पर इस मुद्रा का अलग उद्गम और अर्थ भी होता है। चित्र 3, अमेरिकियों के लिए अच्छा, फ्रांसीसियों के लिए 0 और यूनानियों के लिए अपमानजनक। उदाहरण के तौर पर
फ्रांस में इसका अर्थ शून्य या कुछ नहीं होता है। जापान में इसका अर्थ पैसा होता है और कई भूमध्य सागरीय देशों में यह यौन अपमान का संकेत है। मूलभूत देह भाषा के अधिकतर संकेत हर जगह एक से होते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, जब वे दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं तो वे भौंड़े चढ़ा लेते हैं या नाक फुला लेते हैं। सिर हिलाने का अर्थ भी हर जगह हाँ या सकारात्मक होता है और जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि यह संकेत सिर झुकाने का एक तरीका है। मुस्कुराहट शायद जन्मजात होती है क्योंकि जिन लोगों में बचपन से ही देखने की शक्ति नहीं होती और जो इसे वास्तव में कभी नहीं देख पाते, वे भी इसका प्रयोग करते हैं। मैं इस खंड में देह भाषा संकेतों का एक आसान शब्दकोश प्रस्तुत करना चाहूँगा जो अधिकतर संस्कृतियों में समान है और ये ऐसे संकेत हैं जो आमने सामने की परिस्थितियों में आपके सर्वाधिक काम आएंगे। महिलाएं क्यों बेहतर समझ सकती हैं? जैसा हमने अपनी पुस्तक वाई मैन डोंट लिसन एंड वुमन कांट रीड मैप्स में लिखा है, पुरुषों का दिमाग छोटे छोटे शब्दहीन और स्वर संबंधी संदेश समझने के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं होता है। इसीलिए महिलाएं कई पुरुषों को दूसरे की आवश्यकताओं या भावनाओं के प्रति लापरवाह या असंवेदनशील समझती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं कई बार पुरुषों से यह कहती हैं, क्या तुमने मेरी आंख का इशारा नहीं देखा था? तुम्हें यह समझ जाना चाहिए था कि मैं पार्टी छोड़कर घर जाना चाहती थी। वह आंख का इशारा बहुत सी महिलाओं को साफ समझ में आ सकता है, पर बहुत से पुरुषों को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। पुरुष निष्ठुर नहीं होते, उनका दिमाग ही इस तरह से नहीं बना होता है कि वे देह भाषा के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकें। जब कोई महिला कहती है कि उसे कोई व्यक्ति समूह के विचार से आहत या असहमत दिख रहा है, तो वह वास्तव में चोट या असहमति देख रही है। उसे यह पता चल जाता है कि किस व्यक्ति की देह भाषा समूह से अलग जा रही है। अधिकतर पुरुषों को आश्चर्य होता है कि महिलाएं किस तरह असहमति, गुस्सा, चालाकी और चोट को देख सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर पुरुषों के मस्तिष्क देह भाषा के सूक्ष्म वर्णन पढ़ने के लिए उतने सक्षम नहीं होते जितने कि महिलाओं के होते हैं। इसीलिए आमने सामने की मुलाकात में किसी महिला से झूठ बोलने का प्रयास करना नासमझी होगी। फोन पर ऐसा करने में कम जोखिम है। देह भाषा पढ़ना कैसे सीखें? हर रोज 15 मिनट का समय निकालें, लोगों के संकेतों को पढ़ें और स्वयं के संकेतों के बारे में भी सचेतन जागरूकता विकसित करें। देह भाषा पढ़ने की सबसे अच्छी जगह वह होती है जहां बहुत से लोग आपस में मिलते और चर्चा करते हैं। हवाई अड्डा मानवीय संकेतों के 7 रंगों के अवलोकन के लिए बहुत अच्छी जगह है क्योंकि वहां पर लोग खुलेआम उत्सुकता, गुस्सा, दुख, खुशी, बेताबी और दूसरी भावनाओं का इजहार संकेतों के माध्यम से करते हैं। सामाजिक समारोह, व्यावसायिक बैठकें और गोष्ठियां भी अध्ययन के उपजाऊ मैदान हैं। टीवी देखना भी सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। आवाज को बंद कर दें और केवल तस्वीर देखकर ही यह समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। कुछ मिनटों बाद आवाज चालू करके आप यह जांच कर सकते हैं कि आपका शब्दहीन अध्ययन कितना सही है। आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा जब आप बिना आवाज के पूरा कार्यक्रम देख सकेंगे और क्या हो रहा है यह समझ सकेंगे, जिस तरह की गूंगे बहरे लोग समझ सकते हैं। एक वीडियो कैमरे का प्रयोग करके प्रस्तुति देते हुए स्वयं की फिल्म बनाएं और इसे बिना आवाज के चालू करें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से अपनी प्रस्तुति का मूल्यांकन करने को कहें। देह भाषा की त्वरित मार्गदर्शिका। यहाँ पर हम सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले देह भाषा संकेतों की संदर्भ सूची दे रहे हैं जो आपकी प्रस्तुति के दौरान सहायक सिद्ध होगी। हाथ बांधना, कुछ विचार और उद्गम। शरीर के सामने हाथ बांधना या शरीर के सामने हाथ आड़े रखना एक असंबद्ध और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। यह एक जन्मजात संकेत है और 70% लोग अपनी बाईं बांह को दाईं बांह के ऊपर बांधते हैं। इस आदत को बदलना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से दिल और फेफड़ों की सुरक्षा हो जाए और अधिकतर वानर अथवा वन मानुष भी
इसी वजह से इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। चित्र: यह किसी सख्त चने को फोड़ने की तरह है। इस संकेत में किए गए शोध बताते हैं कि सुनते समय जो श्रोता इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं वे उन लोगों से 38% कम समझते हैं जो खुली स्थिति में होते हैं। जब प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के बारे में उनसे पूछा गया तो हाथ बांधने वाले लोगों ने छोटे वाक्यों का प्रयोग किया, नजरें कम मिलाई, पीछे टिककर अधिक बैठे और प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया, बजाय उन श्रोताओं के जो बिना हाथ बांधे बैठे थे। हाथ बांधने के कई सूक्ष्म तरीके होते हैं, जैसे आधे हाथ बांधना। चित्र 4: अपने आप से हाथ मिलाना। चित्र 5: जो उस स्पर्श का अवशेष है जो आपके घबरा जाने पर आपके माता पिता आपका हाथ पकड़ा करते थे और दोनों हाथों से कोई चीज पकड़ना। चित्र 6: दोनों हाथों से पर्स, ग्लास या फोल्डर पकड़ने का उद्देश्य सुरक्षा का एहसास प्राप्त करना होता है, क्योंकि उस स्थिति में आपके हाथ शरीर के सामने होते हैं। दूसरे हाथों में पहनी अंगूठी, घड़ी या शर्ट के बटन घुमाने से भी वही परिणाम मिलते हैं। चित्र 7 दर्शाता है कि दाएं हाथ पर बैठा व्यक्ति सही पृष्ठभूमि में संकेतों के समूह का प्रयोग कर रहा है। वह हाथ बांधने की मुद्रा का प्रयोग कर रहा है। उसके पैर खुले हैं। पुरुष आक्रामकता। एक फौज चढ़ी हुई है, आलोचनात्मक। बंद होठों पर मुस्कुराहट है, अपने आप को पीछे हटाते हुए। और शरीर दूसरी ओर है, रुचिहीनता। वह बाकी दोनों लोगों से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि वे दोनों लोग प्रतिबिंबन के द्वारा एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहे हैं। चित्र 7 दाईं ओर बैठा व्यक्ति उपेक्षित महसूस कर रहा है। कारण और परिणाम की समस्या। उदाहरण के तौर पर मान लें कि कोई व्यक्ति नकारात्मक, सुरक्षात्मक, सबसे अलग या विरोधी महसूस कर रहा है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि वह अपने रवैये को अपने सीने के आर पार हाथ बांधकर शब्दहीन संकेत में व्यक्त करेगा। हमें शोध से यह भी पता चलता है कि हाथ बांधने की अवस्था में व्यक्ति की समझने की क्षमता 40% कम हो जाती है और उसका रुख आलोचनात्मक हो जाता है। यह साधारण प्रयोग करके देखें। पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथ को सीने पर कसकर बांध लें। आप कैसा अनुभव करते हैं? बंधा हुआ, असहभागी, असम्मिलित? अध्ययनों से पता चलता है कि आपने किसी भी कारण से सीने के सामने हाथ बांधा हो तो आपको इस संकेत के नकारात्मक प्रभावों का अनुभव होने लगता है। यह कारण और परिणाम की स्थिति है। आदतन हाथ बांधने वालों का हमेशा यह दावा रहता है कि वे इस मुद्रा में अधिक आरामदेह महसूस करते हैं, क्योंकि हाथ बांधने के संकेत से उन्हें उसके साथ जुड़ी भावनाओं का भी अनुभव होता है। अगर आप यह विश्वास न भी करें कि हाथ बांधना एक नकारात्मक संकेत है, तो भी आपका श्रोता अचेतन रूप से आपको नकारात्मक या गैर मिलनसार समझ बैठेगा। इसी कारण एक ठंडे कमरे में लोगों के समूह से कोई बात मनवाना काफ़ी कठिन होता है। प्रस्तुति के समय कमरे का आदर्श तापमान 21 डिग्री होना चाहिए। कुछ उपयोगी रणनीतियाँ। पहला, अपने शब्दकोश में से हाथ बांधने की मुद्रा हटा दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके श्रोता आपकी बातें पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। वे आपके प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाएंगे और आपको कम पसंद करेंगे। खुली देह भाषा का प्रयोग करें। दूसरा, जहाँ तक संभव हो श्रोताओं को बैठने के लिए हत्थे वाली कुर्सी दें। इससे उन्हें हाथ खुले रखने के अधिक अवसर मिलते हैं और वे चर्चा में अधिक भाग लेना चाहेंगे। बिना हत्थे वाली कुर्सियों को अधिक पास न रखें, क्योंकि इससे श्रोता एक दूसरे के संपर्क से बचने के लिए हाथ बांध लेंगे। तीसरा, अगर आपके श्रोता हाथ बांधकर बैठे हैं तो आप उनकी मुद्रा को बदल सकते हैं। आप अपने सवालों के जवाब में उनसे हाथ उठवा सकते हैं, उन्हें शारीरिक रूप से शामिल होने वाले अभ्यास दे सकते हैं, उन्हें टिप्पणी लिखने के लिए पेन और कागज दे सकते हैं या उन्हें गर्म पेय दे सकते हैं। हाथ से चेहरे को छूना। कुछ निष्कर्ष और स्रोत। वे सभी शोधकर्ता जिन्होंने हाथ से चेहरे के स्पर्श के संकेत का अध्ययन किया है सहमत हैं
कि इसका संबंध नकारात्मक भावनाओं से है। पश्चिमी और अधिकतर यूरोपीय लोग इस समय हाथ से चेहरे को ज्यादा छूते हैं जब वे झूठ बोलते हैं। यह एशियाई लोगों के साथ नहीं होता, जो धार्मिक कारणों से सिर छूने से बचते हैं, पर झूठ बोलते समय उनके पैरों की हरकत बढ़ जाती है। चित्र: हाथ से चेहरे छूने के मौलिक संकेत। बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है कि झूठ बोलते वक्त वे अपना चेहरा छुपा लेते हैं। वयस्कों में भी यह चित्र आंट की तरह देखा जा सकता है। झूठ बोलते समय नाक की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण नाक से स्पर्श बढ़ जाता है। चित्र 9 में देखा जा सकता है। आंखों को हाथ से छुपाने से हम वह नहीं देखते जो हम नहीं देखना चाहते या जिस पर हमें विश्वास नहीं होता। चित्र 10, यह आंख मलने की मुद्रा का उद्गम स्रोत है। चित्र 11 व 12, कान मलना, सर गर्दन को खुजाना भी यह संकेत देता है कि व्यक्ति अनिश्चित है या जो कहा जा रहा है उस पर वह विश्वास नहीं कर रहा है। चित्र 8, 9, 10, 11 व 12। कुछ उपयोगी तकनीकें। पहला, हमेशा हाथ से चेहरे को छूने के संकेतों को समूहों में और उनकी पृष्ठभूमि में पढ़ें। कभी भी नाक की खुजली को धोखे का संकेत न समझें। दूसरा, अपनी प्रस्तुति के दौरान हाथ से चेहरे के स्पर्श संकेतों से हमेशा परहेज करें, क्योंकि उनके प्रयोग से आपके श्रोता आप पर कम विश्वास करेंगे। वीडियो कैमरे के सामने अभ्यास करें या शीशे के सामने खड़े होकर रिहर्सल करें, ताकि चेहरे को छूने की आपकी आदत खत्म हो जाए। तीसरा, अगर आपकी प्रस्तुति के दौरान कोई हाथ से चेहरे को स्पर्श संकेत का प्रयोग कर रहा हो तो यह करें। मुझे लगता है कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है? इसका ज़्यादा प्रबल तरीका यह है, आपकी देह भाषा बता रही है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है? इस आखिरी प्रश्न को पूछते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यह कई बार अपमानजनक लगता है। यह व्यावसायिक प्रदर्शनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सकारात्मक देह संकेत। पहला, सिर झुकाना। जब हम उस चीज में रुचि लेते हैं जो हम देख या सुन रहे हैं तो हम अपने सिर को एक ओर झुकाते हैं। अगर आपका संभावित ग्राहक अपना सिर एक ओर झुकाए हुए हो तो प्रस्तुति जारी रखें। अगर उसका सिर सीधा होता है या इधर उधर हिलने डुलने लगता है या उसका सिर उसके सीने पर गिर जाता है तो उसका ध्यान अपनी ओर दोबारा खींचें या बातचीत की दिशा बदले। दूसरा, गाल पर हाथ रखना। यह आपकी प्रस्तुति का सकारात्मक मूल्यांकन दर्शाता है। हाथ गाल पर टिका रहता है पर सिर को सहारा नहीं देता। उंगली सामान्यतः कनपट्टी को छूती है। यदि सिर हाथ के सहारे टिकने लगते तो इसका यह मतलब है कि श्रोता की रुचि घट रही है। तीसरा, चश्मे की नोक चूसना। कोई व्यक्ति पेन, पेंसिल या अपने होंठ भी चूस सकता है। यह मूल्यांकन का एक तरीका है और तब देखा जाता है जब व्यक्ति किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करता है, परंतु यह निर्णय लेने से रोकने का भी लक्षण हो सकता है, क्योंकि उसके मुंह में कोई चीज होने के कारण वह जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। चौथा, सामने झुकना। हम उन लोगों या वस्तुओं के नजदीक आते हैं जो हमें रोचक या आकर्षक लगते हैं। इसे शुरुआत करने वाले व्यक्ति की स्थिति न समझ लें, क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, परंतु उसके दोनों हाथ घुटने पर रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे आदमी दौड़ लगाने वाला हो, शायद दरवाजे की ओर। पांचवा, मीनार। यह संकेत एकाकी संकेत की तरह पढ़ा जा सकता है और इससे एक ठंडे किंतु विश्वासपूर्ण रवैया का पता चलता है। सवाल यह है कि वह विश्वास किसके प्रति है। क्या विश्वास आपके साथ चलने के बारे में है या विषय पर अपने स्वयं के ज्ञान पर विश्वास है? क्या यह उन्होंने पहले कहीं सुन रखा है? जिस पृष्ठभूमि में इसका प्रयोग किया जाता है उसी से इसका सही जवाब मिलता है। छठवां, बाहर झांकते अंगूठे। कोट की जेब, पैंट की जेब, गिरेबान के मोड़ में से अंगूठे बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकले अंगूठे से श्रेष्ठतापूर्ण रुख का संकेत मिलता है। विश्वासपूर्ण और ठंडा, जो मीनार की तरह का संकेत होता है। अपने श्रोताओं के सामने इस संकेत का प्रयोग करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसे घमंडी
या अक्खड़ व्यवहार माना जा सकता है। 7वां, दोनों हाथ सिर के पीछे। ऐसा आमतौर पर पुरुष करते हैं, जिससे यह संप्रेषित होता है, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। आप इस व्यक्ति से इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ जानते हैं, क्या आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहेंगे? इसका परिणाम या तो सहयोग या फिर वाद विवाद होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि संकेत किस पृष्ठभूमि में दिया गया है। नकारात्मक देह संकेत। पहला, आलोचनात्मक मूल्यांकन। यह संकेत काफ़ी इस्तेमाल होता है और इससे श्रोताओं के आलोचनात्मक विचारों का प्रदर्शन होता है। तर्जनी उंगली गाल के ऊपर टिकी रहती है, अंगूठा ठुड्डी को सहारा देता है और मध्यमा उंगली या तो मुंह पर या मुंह के आसपास होती है। आपका विचार क्या है? इस तरह का सवाल उस व्यक्ति की भावनाओं को सामने ला सकता है। दूसरा, काल्पनिक रोआं चुनना। काल्पनिक रोया चुनना यह बताता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है व्यक्ति उससे असहमत है। जब वह व्यक्ति काल्पनिक फाहा या रोया चुन रहा होता है तो वह दूसरी ओर देखने लगता है। इस तरह के व्यक्ति से मुझे लगता है आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं जैसे सवाल पूछना ठीक रहेगा। तीसरा, कॉलर खींचना। जब कोई चुपचाप गुस्सा होता है, विचलित होता है या धोखा देता है तो उसकी गर्दन में सनसनाहट या झुंझुनी का एहसास होता है। इस परिस्थिति में उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह गर्दन से कॉलर को खींचकर अलग कर ले। इस तरह के व्यक्ति से यह सवाल पूछना ठीक रहेगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? चौथा, गर्दन में दर्द। यह अभिव्यक्ति पूरी तरह बताती है कि यहाँ क्या हो रहा है। बढ़ते हुए तनाव या बढ़ती हुई कुंठा के कारण आदमी अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाता या ठोकता है ताकि वहां उठ रही झुंझुनी के एहसास को शांत किया जा सके। यह एहसास तब होता है जब कोई शब्दशः आपकी गर्दन में दर्द पैदा करता है। यह गर्दन में छोटी इरेक्टा पिलर मांसपेशी की गतिविधियों के कारण पैदा होता है। पांचवा, मंद मंद आंखें झपकाना। यह चिढ़ाने वाला संकेत उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो खुद को आपसे बेहतर, समझदार, अमीर या स्मार्ट समझता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने पैरों के तलवे को उठाकर अपना कद बढ़ाने का प्रयास भी करता है। दिमाग जब कोई चीज नहीं देखना चाहता तो वह आंखों को बंद कर लेता है। हो सकता है वह व्यक्ति आपको हिकारत की नज़र से देख रहा हो। छठवां, कुर्सी पर पैर रखना। इसके कई अर्थ होते हैं। पहला यह कि व्यक्ति आरामदेह है और आत्मविश्वास से पूर्ण है, विशेषकर जब वह कुर्सी उसकी न हो। दूसरी ओर यह उसकी क्षेत्रीय सीमा का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि वह कुर्सी के ऊपर पैर रखकर उस पर अपना हक जता रहा है। समग्र रुख आरामदेह उदासीनता का संकेत है। सातवां, कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना। यह विशेष तौर पर एक पुरुष संकेत है, क्योंकि यह अधिकार या श्रेष्ठता का संदेश प्रेषित करता है। कुर्सी की पीठ संभावित खतरे की रक्षा करती है और पैर फैलाना पुरुष का प्राचीनतम अधिकार संकेत है। जो आदमी इस स्थिति में हो उससे कभी बहस न करे, इसके बजाय उसे चर्चा में शामिल करे और कुर्सी सीधी करके बैठने के लिए कहें। आठवां, धीमे धीमे हाथ मलना। हाथ मलने की गति से व्यक्ति की संभावित भावनाओं का पता चलता है। तेजी से हाथ मलने वाला व्यक्ति किसी बात के परिणाम के प्रति रोमांचित अनुभव करता है। धीमे धीमे हाथ तब मले जाते हैं जब उस व्यक्ति को चर्चा में लाभ होने या पैसे मिलने की आशा होती है। एक सामान्य संकेत समूह। इस दृश्य में दाईं ओर बैठी महिला ने आलोचनात्मक मुद्रा अपना रखी है और बाईं ओर बैठा आदमी खुली हथेलियों का प्रयोग करके और आगे की ओर झुककर उससे बातें करने का प्रयास कर रहा है। केंद्र में बैठा व्यक्ति मीनार संकेत का प्रयोग कर रहा है और अपने आक्रामक पैर की स्थिति से विश्वासपूर्ण और आश्वस्त रुख प्रदर्शन कर रहा है। आखिरी शब्द। देह भाषा को समझना किसी पहेली की तरह लगता है। हम में से अधिकतर के पास यह भाषा टुकड़ों टुकड़ों में आती है, पर हम उन्हें पूरी तस्वीर में नहीं जमा पाते। देह भाषा का पहला नियम हमेशा याद रखें, अकेले संकेत की कभी व्याख्या न करें, हमेशा समूहों का ध्यान रखें। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सभी संकेतों की पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा गया हो।
देह भाषा पढ़ने की योग्यता का मतलब है कि हम प्रतिदिन की स्थितियों में साफ नजर आने वाली चीजों को पढ़ सकें। अब अगले चित्र को देखें, आपको क्या नजर आता है? समापन। आपने कितनी बार किसी को उच्च स्तरीय नेटवर्कर के बारे में यह कहते सुना है, उसमें कुदरती प्रतिभा है या वह जन्मजात सेल्समैन है? आपने किसी डॉक्टर या इंजीनियर के बारे में कुदरती प्रतिभा वाले इंजीनियर या जन्मजात फार्मासिस्ट या जन्मजात डॉक्टर वाक्यांश नहीं सुना होगा। हम जानते हैं कि ये व्यवसाय वैज्ञानिक व्यवसाय है। विज्ञान एक दक्षता या तकनीक है जिसे क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जो निष्कर्ष, प्रयोग और मानक पर आधारित होती है। उच्च स्तरीय नेटवर्क कार्यकर्ता कुदरती प्रतिभा वाला या जन्मजात नहीं होता। उच्च स्तरीय नेटवर्किंग एक विज्ञान है, एक सीखने की कला है जो दूसरे विज्ञान की ही तरह है। यह पुस्तक आपको कई सशक्त तकनीकें प्रदान करती है और यह सिखाती है कि आप इसका किस तरह प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह अपनी प्रगति को माप सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं और लोगों से बात करते समय किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। नेटवर्किंग का विज्ञान यह सीखने वाली कला है जिसमें दूसरे विज्ञानों की तरह ही पूर्ण निष्ठा, लगातार मेहनत और सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। सफलता की यात्रा में नेटवर्क कार्यकर्ता के सामने उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति अति संवेदनशीलता। जब आप इस पुस्तक में दी गई तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि हर हाँ आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आपके औसत को बनाए रखने में आपके सामने यह बार बार सिद्ध होता रहेगा। यह पुस्तक कैसे करें के रहस्य बताती है जो कईयों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। अब बाकी आप पर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिना शोर शराबे या विज्ञापन के लगभग रातों रात विकसित हुआ है और अंततः यह सबसे बड़ा बिजनेस सिस्टम बन सकता है। इसकी सफलता वितरण तंत्र पर निर्भर करती है जो पूरी तरह अपने सदस्यों के उत्साह के बलबूते पर ही चलता है। यह मनुष्य के दिमाग द्वारा सोचे गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक अवसरों में से एक है। इस पुस्तक में आपको ऐसी कई कुंजी मिलती है जिसमें आप इस तंत्र के खजाने के तालों को खोल सकते हैं और आप सफलता की ओर तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में बताई गई हर बात आजमाई हुई है, इसका परीक्षण किया गया है और इसके तत्काल परिणाम मिलते हैं। हर चीज काम करेगी बशर्ते कि आप काम करें। सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपने लक्ष्य बनाएं और उनकी ओर बढ़ें। एलन पीस।